आपको वापस लेके चलता हूँ 1999 में। 1999 जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और वे पाकिस्तान के साथ दोस्ती की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखते थे, बड़े बड़े ख्वाब देखते थे। अपने शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा था कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोस नहीं। उसके बाद अमृतसर से उन्होंने लाहौर की बस यात्रा की, जिन्हें नाम दिया सदाए सरहद, यानी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी उस समय सब कुछ सकारात्मक संकेत दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बिना बात के लड़ने भिड़ने वाले दो भाई अब शायद सही रास्ते पर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों देशों का नेतृत्व परिपक्व लोगों के हाथ में है। लेकिन वो पाकिस्तान क्या जो अपनी फितरत से बाज आ जाए। इधर नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी को गले लगा रहे थे, इधर हम उनका स्वागत कर रहे थे, और उधर नवाज शरीफ का जनरल परवेज मुशर्रफ कुछ और ही इरादों के साथ अपनी योजना बनाने में लगा हुआ था। ऐसा ताकतवर जनरल जो अपने प्रधानमंत्री को भी कुछ नहीं समझता था। बिल्कुल आज जैसे ही हालात, एक तरीके से हम कह सकते हैं। खैर, आज की बात पर बाद में बात करेंगे। सीधे सीधे कारगिल के मुद्दे पर आते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच एक बड़ी भिड़ंत हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि इतनी ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक पहुंच कैसे गए। ऐसी क्या व्यवस्थाएं थी हमारी कि हमें मालूम भी नहीं पड़ा, और वो टाइगर हिल्स और दूसरी बहुत सारी चोटियों के ऊपर मोर्चा संभाल करके बैठ गए। केवल टाइगर हिल्स पे ही नहीं, बल्कि टोलोलिंग चोटियों पर भी, इसके अलावा कोशको घाटी में भी। और यही नहीं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट जिनको हम नंबर के नाम से जानते हैं, जिनमें से 48, 75, 51, 40 और 53, ये ऐसे पॉइंट्स थे जिनका सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व था। और यदि इन पहाड़ियों पर कोई कब्जा कर ले तो फिर दूसरे देश पर बड़ी निगाह रख सकता है। बस शातिर दिमाग के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी योजना यूं ही तैयार की। सर्दियों के मौसम में जब अमूमन दोनों देश ही अपनी चौकियां खाली करके पीछे हट जाते हैं, उस दौरान परवेज मुशर्रफ के सैनिकों ने टाइगर हिल, द्रास सेक्टर, कुशको घाटी और इसके साथ साथ ही टोलोलिंग की पहाड़ियों पर अपने हथियार भी जमा कर लिए और अपने सैनिकों को भी भेज दिया। और वो तो अच्छा हुआ कि एक दिन कुछ भारतीय चरवाहों ने इन सैनिकों की गतिविधियों पर नजर डाली और भारतीय सैनिकों को, भारतीय चौकियों को सूचित कर दिया। समय रहते सूचना दी गई सरकार को, और तुरंत नहीं तो थोड़ा सोच समझ कर ही सही, हम कह सकते हैं एक्शन लिया गया। लेकिन इस बार हालात ऐसे थे, हम नीचे थे, घाटी में थे, और वो चोटियों के ऊपर चढ़े हुए थे। चोरों का सरदार चोटी पर चढ़कर ये समझ रहा था कि शायद वो दुनिया की चोटी पर चला जाएगा और भारत नाम के देश से अपना बदला चुका लेगा। अब पाकिस्तान तो साहब पैदा ही बदले की नींव पर हुआ है। 1948 में कबायली भेजता है, 1965 में युद्ध छेड़ता है, हार जाता है। 1971 के युद्ध के बाद 1972 में उसे शिमला समझौते के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन सबक तो साहब लेना सीखा ही नहीं पाकिस्तान ने, और थोड़ा सांस लेने के बाद 1999 में एक बार फिर से भारत को सीधे नहीं बल्कि परोक्ष तौर पर उसकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि टाइगर हिल्स और ये जो दूसरी पहाड़ियां हैं, इन पर कब्जे का मतलब है कि आप श्रीनगर को लेह और लद्दाख सेक्टर से काट सकते थे, क्योंकि जब भी सेना मूव करती, यहाँ से ये सेना को मूव करने से रोक सकते थे, आने जाने से रोक सकते थे। इनके पास भारी हथियार थे, और ऐसी सामरिक परिस्थितियों में सब एक ही अनुमान लगा रहे थे कि इस बार बड़ा मुश्किल होगा। ऊंचाई पर बैठे हुए शत्रु से किस तरह से कैसे निपटेंगे हमारे सैनिक। लेकिन हम भारतीय हैं, हम जानते हैं कैसे शत्रुओं की नाक में नकेल डालनी है। केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिला।
रक्षा मंत्री के तौर पर जॉर्ज फर्नांडीज खुद मोर्चों तक जाने वाले रक्षा मंत्री थे। और कुल मिलाकर बात यह हुई कि 11 मई 1999 को भारतीय सेना ने अंततः मोर्चा खोल दिया। लगभग 2-2.5 महीने तक ये संघर्ष चला और 26 जुलाई 1999 को पाक के सैनिकों को मुंह की खाकर वापस अपनी बैरकों में लौटना पड़ा। 527 भारतीय जाबाज शहीद हो गए, लेकिन पाकिस्तानियों के मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा थी। करीब करीब 3000 की संख्या का अनुमान उस समय ये लगाया गया था। और इस तरीके से जैसे तैसे, एक तरफ हम विजय की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जैसे तैसे भारत अपनी इज्जत बचाकर वापस लौटा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, सेना को सलाम के साथ कह रहा हूँ, उसके पराक्रम और उसके शौर्य को नमन करते हुए कह रहा हूँ कि हमने किसी भी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उल्टे हमारे 527 नौजवान वहाँ पर शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला मृत्यु के उपरांत। कैप्टन बत्रा के साथ साथ इन नामों की सूची में योगेंद्र यादव, संजय कुमार और मनोज पांडे का नाम भी शामिल है। आज मैं टीवी पर देख रहा था उन कैप्टन बत्रा की बेटी को, जिनका तब केवल जन्म भर हुआ था, कुछ ही महीने की थी वो, और आज अपने पिता को याद करने के लिए वो टाइगर हिल्स की ओर अपनी माँ के साथ खड़ी हुई थी। उनकी आंखें नम थी। मैं पूछना चाहता हूँ देश से, ऐसे मौके क्यों आते हैं? कहाँ पर खामियां रह जाती हैं? कौन सी चूक हो जाती है कि हमें युद्ध में उतरना पड़ता है? सोचिए, यदि वो चरवाहे भारतीय सेना को समय रहते सूचित नहीं करते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में खुफिया एजेंसी, जिनको भारत अच्छी खासी वेतन देता है, सुविधाएं देता है, यंत्र देता है, फिर उनका क्या किया जाए, उनको क्या कहा जाए? मुझे खुशी है कि आज देश 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय में जीत प्राप्त करने के लिए शौर्य दिवस के रूप में कारगिल दिवस मनाता है। लेकिन मेरे ही कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझसे जब प्रश्न पूछते हैं कि आखिर किस बात का जश्न हम मना रहे हैं, क्या हमने पाकिस्तान की 1 इंच भी ज़मीन पर कब्जा किया? क्या हमें इस लड़ाई से कुछ हासिल हुआ? क्या हम आतंकवाद को रोक पाए? क्या हम पाकिस्तान की नाक में नकेल डाल पाए? क्या हम कश्मीर के मुद्दे का हल ढूंढ पाए? तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता है उन मित्रों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। एक बार फिर से कहूँगा कि हमें हमेशा जागते रहना है। जिसका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो, वो पूरे जीवन भर चैन की नींद सो ही नहीं सकता है। उससे सबक सीखने की अपेक्षा छोड़ दीजिए। 22 अप्रैल में पहलगाम के बाद उसको बड़ा सबक सिखाया गया। कितना नुकसान उस देश का हुआ, लेकिन नई सूचनाएं आ रही हैं कि भीख का कटोरा लेकर, दुनिया भर से कर्ज लेकर पाकिस्तान एक बार फिर से अपने तथाकथित हीरोज, जी हाँ, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिसको दुबई में भागना पड़ा नवाज शरीफ की सत्ता पलटने के बाद, उसका खुद तख्ता पलटा गया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई 2023 में। यानी जिसको अपने वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई मरने के बाद, उसने कहा था कि ये लोग तो हमारे हीरोज थे। आतंकवादियों को अपने नायक बताने वाले देश से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर, उनसे क्यों उम्मीद करें? हम उम्मीद कर सकते हैं अपने नेताओं से कि संसद में चील गिद्धों की तरह लड़ने के बजाय, संसद में या बाहर एक दूसरे की खामियां ढूंढने के बजाय हम कुछ सीखें। हम अपने लिए नहीं, केवल दल के लिए नहीं, स्वार्थों के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जीना सीखें। और जिस दिन भारत की राजनीति में, हिंदुस्तान की सियासत में ये बात आ जाएगी, उस दिन के बाद से फिर हमें अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस चलाने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ना 15 लाख के जुमले उछालने पड़ेंगे सत्ता में आने के लिए, और न आलू से सोने के पैदावार के झांसे देने जैसे बयान देने पड़ेंगे दूसरों को सत्ता से हटाने के लिए। मैं भी सोच रहा हूँ, क्या ऐसा होगा? आप भी सोचिए, तय कीजिए हमें कैसा हिंदुस्तान चाहिए।
बहुत सारी माओ को बेटे गंवाने के बाद कुछ विजय का जश्न मनाने की झूठी खुशी वाला भारत चाहिए, या हमेशा सजग, सतर्क, सन्नद्ध और मजबूत सशक्त भारत चाहिए, जिसमें नेता भी और आम आदमी भी सब देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। आज बस इतना ही। होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तराश।